आप सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। आप सबको पता है सामाजिक विज्ञान विषय की एलटी ग्रेड की परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पब्लिक कमीशन द्वारा आयोजित की जाती है, उसकी प्री परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय की 17 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। तो उस परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सबको सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 2 विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो जो परीक्षा होती है हमारी 150 प्रश्न की होगी वो परीक्षा। उस 150 में 30 प्रश्न आएंगे हमारे कहाँ से, जीएस से आएंगे और 120 प्रश्न आएगा सामाजिक विज्ञान में 2 विषयों से। सामाजिक विज्ञान विषय जब जो ऑप्ट करता है तो वहां उसको 4 विषय के विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और नागरिक शास्त्र रहता है, जिसमें से कम 2 भाग या 2 विषयों का चयन उसको करना पड़ता है और प्रत्येक विषय से 60 60 + 60 = 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इससे पहले 2018 में, वर्ष देखिए 2018 में एलटी ग्रेड टीजीटी की परीक्षा हुई थी। तो उस परीक्षा में इतिहास विषय में जो प्रश्न आए थे 60 प्रश्न, आज हम लोग उन 60 प्रश्नों को हल करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। इससे आपको एक अप्रोच मिल जाएगी, एक मार्गदर्शन मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा। जो हमारे शेष दिन बचे हुए हैं 1-1.5 महीना लगभग, उन 1-1.5 महीना में उस अप्रोच से कैसे काम करते हुए आगे बढ़ें और पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है उस परीक्षा में सफल हो, परीक्षा के लिए जो है योग्य हो जाए, अर्ह हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 2018 में जो एलटी ग्रेड परीक्षा में इतिहास में क्वेश्चन आए थे उन पर। तो आइए हम लोग जो है अपना पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर जो है 1 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 4 विकल्प हैं, 24 जुलाई 1856, 25 जुलाई 1856, 26 जुलाई 1856, 28 जुलाई 1856। 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें सी 26 जुलाई 1856 सही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा विधवा विवाह के संबंध में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप जब जो है कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो है 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराया और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है विधवा विवाह को मान्यता दी गई और उससे जो उत्पन्न पुत्र हैं या उत्पन्न पुत्र या पुत्री जो भी हैं उनको वैध माना गया। जो संतान पैदा होगी वो क्या होगी? वैध होगी। ये पहला प्रश्न था 2018 में। दूसरा है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? विकल्प ए है बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय ऑप्शन ए में है बहादुर शाह जफर, यही थे। इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। जब 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ, जहां जहां पर विद्रोह हुआ सभी विद्रोही अपने को दिल्ली की ओर कूच किए और आकर के बहादुर शाह जफर से निवेदन किया कि आप जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभालिए। और बाद में जो है अंग्रेजों ने इन पर कार्रवाई की और इनको जो है बंदी बनाया गया था, हुमायूं के मकबरे से बंदी बनाया गया था और उसके बाद इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था।
रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 3। बिहार में 1857 के विद्रोह का के नायक थे? तात्या तोपे, नाना साहेब, सी मंगल पांडे, डी कुंवर सिंह। तो 1857 जब विद्रोह हुआ था उसमें बिहार में नायक थे कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के जमींदार थे और 80 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना है? ए है बेंटिंग, मैकाले, बेलेजली, हेस्टिंग। इसमें सही उत्तर क्या है? बेलेजली है। बेलेजली ने कहा था कि अगर जो है ईसाई मिशनरी आते हैं तो भारतीय समाज और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को प्रभावित करेंगे, अतः इनको रोका जाए और इनके आने पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि ये समाज, भारतीय समाज और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के लिए विनाशक है। ये बात कौन कहा था? बेलेजली ने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये 4 जो है संधियां दिया है और उनका कालक्रम पूछ रहा है। देखिए, पहला है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये हुआ था 1792 में। और कब हुआ था? जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से टीपू ने अपना आधा राज्य खो दिया था। सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। इसमें मराठा रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी। और सालबाई की संधि ये हुई थी 1782 ईस्वी में। इसी संधि के माध्यम से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम अंग्रेजों और मराठों के जो बीच युद्ध हुआ था, मराठा युद्ध, ये समाप्त हुआ था सालबाई के संधि के माध्यम से। इसके बाद बसई या बेसेन की संधि है, बसीन की संधि। ये संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। यहां से एक प्रश्न पूछता है कि संधि किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक पेशवा ने अंग्रेजों से कोई संधि नहीं की थी। पहली है 1802 में बसीन की संधि, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य संधि होती है। और यह एक सहायक संधि होती है। कौन सी संधि होती है? सहायक संधि होती है। तो पहली बार जो है पेशवा ने सहायक संधि बाजीराव द्वितीय ने इसके माध्यम से की। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं क्रम इसका। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा है? 1775, मतलब 2 है। उसके बाद कौन है? 82 है, सालबाई की संधि 3 है। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम है 1701 है, फिर 4 है। 2, 3, 1, 4। देखिए विकल्प, देखिए बी, इसमें 2, 3, 1, 4 है। यही इसका सही विकल्प है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय? ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें से बताना था कौन सा। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 4 युद्ध हुए थे। और जो दूसरा युद्ध हुआ था, द्वितीय जो युद्ध हुआ था,
इसकी शुरुआत तो हैदर अली के समय हो गई थी, लेकिन इसी दौरान जो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान, वह जो है अंग्रेजों से युद्ध करता है और उसकी जो है अंग्रेजों से संधि हो जाती है। वो मैकार्टनी होता है जिससे वो संधि पर हस्ताक्षर करता है, मैकार्टनी। तो इसी को जो है जो संधि होती है, इसी को कहते हैं मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। और इसी संधि के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, इसलिए इसको मंगलोर की संधि कहते हैं। एक प्रश्न यहां से पूछता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसने जो है टीपू सुल्तान से संधि की थी? तो मैकार्टनी का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें विकल्प डी द्वितीय सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डलहौजी से पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? मांडवी, कोलाबा और जालौर, सूरत, उपर्युक्त सभी। डलहौजी कब आता है? 1848 से 56 के बीच। और उससे पहले भी जो है इसने हड़प नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सबको अपनाया था, आपको पता है। उससे पहले भी रियासतों को, भारतीय राज्यों को मिलाया गया था। मांडवी को मिलाया गया था 1839 ईस्वी में, कोलाबा और जालौर को मिलाया गया था 1840 ईस्वी में, सूरत से नवाबी छीनी गई था, नवाब को मिला लिया गया था 1842 ईस्वी में। इसका मतलब था ये तीनों मिला लिए गए थे उससे पहले, इसलिए विकल्प डी इसमें उपर्युक्त में सभी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, लंदन में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, दादा भाई नौरोजी ने, राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि हम अंग्रेजों के सम्मुख जो है अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां, अपनी मांगे रख रहे हैं, तो सुनी नहीं जा रही है, तो लंदन में चलकर अंग्रेजी जनता के सामने रखते हैं। अंग्रेजी जनता के सामने भारतीय समस्याओं को रखने के लिए इन्होंने लंदन में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की कि अगर हम अपनी समस्याएं वहां की जनता के पास रखेंगे, जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, जनता प्रभावित होगी, तो वह जो है इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डालेगी और दबाव डाल करके जो है हमारे जो समस्याएं हैं उसको दूर कराएगी। इसलिए 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में क्या किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न है 9, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। एक कठिन प्रश्न है। प्लोडन, बेंस, रिजले और गेट, और माइनस मार्किंग भी होती, इसलिए आपको अपनी इस परीक्षा में सावधानी से उत्तर देना है। तो जे.ए. बेंस जो है, जे.ए. बेंस जो है जनगणना आयुक्त थे, जिनका काम था जनगणना की रिपोर्टिंग करना। सॉरी, जे बेंस थे, ऑप्शन 20 में सही है, जिसका काम था जनगणना का संकलन करना और उसकी रिपोर्टिंग सरकार के लिए करना। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची में दिया गया है, सन दिया गया है, सूची में दिया गया है क्या क्या हुआ है। देखिए 1854 ईस्वी दिया है, इसे दिया है शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। डलहौजी के समय आया था चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, सबको पता होगा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1882 में दिया गया है हंटर कमीशन, जो शिक्षा पर बना था, तीसरा है। यह प्राथमिक शिक्षा पर पूछता है हंटर कमीशन, या रॉयल एजुकेशनल कमीशन के बारे में पूछता है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझाव देने के लिए गठित किया गया था कि जब चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद में शिक्षा में क्या प्रगति हुई है प्राथमिक शिक्षा में, उसके बारे में बताने के लिए।
ए हो गया, ए हो गया। 1904 में करजन के समय भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था, जिसके द्वारा जो है विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया था। उसके बाद 1917 में बना था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे। एक कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे, दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद थे। अब देख लेते हैं ए में क्या है, 1 है, बी में क्या है, 3 है, सी में क्या है, 4 है, और डी में क्या है, 2 है। यही तो है, 1 3 4 2। पहला विकल्प देखिए, 1 3 4 2, इसलिए ऑप्शन ए इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दक्षिणेश्वर संबंधित है स्वामी दयानंद से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, रामकृष्ण परमहंस से, अरविंदो घोष से। ये प्रश्न पूछा गया था, इसमें ऑप्शन सी सही है, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्लियर? और ये जो है कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर, गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। इन्हीं को दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? दक्षिणेश्वर का जो मंदिर था उसी के पुजारी थे, इसलिए इनको दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। और ऑप्शन सी इसमें सही है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, जिन्होंने 1897 ईस्वी में कलकत्ता के बारानगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? अब देखिए, जब नहीं आया ना तुरंत उसको गोला कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि हमको नहीं पर क्या करना है। शाह अब्दुल अजीज, मोहम्मद कासिम, ये सब 4 विकल्प इसमें हैं। देखिए, जो देवबंद आंदोलन था, देवबंद आंदोलन, ये आंदोलन जो है मुसलमानों के पुनर्जागरण से संबंधित था। और ये लोग चाहते थे कि कुरान और हदीस को शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए, कुरान व हदीस की सही शिक्षा दी जाए, और साथ में जो है विदेशी जो हैं उनके विरोध में लोगों में जिहाद की या जिहाद की भावना भरी जाए। इसके लिए जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद, इन लोगों ने देवबंद आंदोलन को शुरू किया। इसमें एक नेता महमूद उल हसन प्रमुख नेताओं में थे। इन्होंने क्या किया कि जो देवबंद के धार्मिक विचार थे, देवबंद के धार्मिक विचार को उन्होंने राजनीतिक और बौद्धिक आयाम दिया। एक काम था महमूद उल हसन का, राजनीतिक एवं बौद्धिक आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महमूद उल हसन ने। अब ये जो आपका कह रहा नहीं ना, तो नहीं आपका विकल्प यही सही होगा। कैसे सही होगा? शाह अब्दुल अजीज जो थे दिल्ली के थे, हदीस के विशेषज्ञ थे, हदीस के विशेषज्ञ थे, और इनका जो है एक उपाधि थी मुसद्दिस, मुदद्दिस,
मुदद्दिस, मुदद्दिस का मतलब होता है दिल्ली का हदीस का विद्वान, यह उपाधि इनकी थी। तो इसमें संबंधित नहीं थे। ए वाला विकल्प है शाह अब्दुल अजीज। और चीजें आपने समझ ली। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन या ग्लैडस्टन की उपाधि थी। ए गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, मोतीलाल नेहरू को, फिरोज शाह मेहता को। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, दादा भाई नौरोजी को। इन्हीं को एक और उपाधि थी जो हो सकता है इस वाली जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा में पूछ ले, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया एक इनकी प्रसिद्ध उपाधि है। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दिया है सबसे महत्वपूर्ण, सुनिए, ड्रेन थियरी। ड्रेन थियरी का नाम सुना होगा, धन के निष्कासन का सिद्धांत। इससे क्या हुआ कि आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ भारत में। आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और लोगों को पता चला कि भारत का धन इंग्लैंड जा रहा है ना, इंग्लैंड भारत का रक्त चूस रहा है। और 1893 में इन्होंने लंदन के मध्य फेंसबरी एक क्षेत्र है, वहां से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए। और लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारत ही नहीं अपितु एशिया के पहले व्यक्ति थे। और ये जो है दो बार जो है 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। क्लियर हो गया? आगे चलें। ये है सूची दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। वह इंगित कीजिए कि निम्न में कौन सा सही सुमेल नहीं है। देखिए फिर आया क्या? नहीं आया। जैसे नहीं दिखे वैसे आप उसको मार्क कर लीजिए। ठीक, लेखक हैं, उनकी रचनाएं ही कृति है। बीजी तिलक, गीता रहस्य लिखा है, सही है। अरविंदो घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखा है, सही है। जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा द यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा है, सही है। अब एससी बोस माने सुभाष चंद्र बोस, दी स्प्रिंगिंग टाइगर। सुभाष चंद्र बोस स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक नहीं हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक हैं ह्यू टोए। कौन है? ह्यू टोए हैं। और यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एससी बोस है और रिटन बाई है ह्यूग टोए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर देख लीजिए, सही सुमेलित नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा, महात्मा गांधी, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद ने किया था, गांधी जी ने नहीं किया था। आइए और जान लेते हैं। आत्मी सभा राजा राम मोहन राय ने किया था 1814 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग होने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन से, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने किया था 1897 में कलकत्ता के बारानगर में की थी। क्लियर हुआ? आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? फर्स्ट है 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया।
सेकंड है उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया। अब कूट है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, न तो एक सही है न तो दो सही है। तो ये तो आपको क्लियर है, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप जानिए 1934 में वर्धा में गांधी जी ने ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की थी। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सही है। तो आप देखिए सी में आइए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर आइए 17। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। देखिए 4 विकल्प हैं, बहुत नजदीक नजदीक के विकल्प, जिसमें पहला क्वेश्चन किए थे ना विधवा पुनर्विवाह का, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 26 जुलाई। उसी तरह से देखिए यहां भी 19 अक्टूबर 43, 20 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 और 24 अक्टूबर 1943। इस तरह के प्रश्न आपको 1 या 2 परीक्षा में मिलेंगे, इसलिए आप तैयार रहिएगा। और ये सब बहुत प्रसिद्ध घटनाएं हैं, बहुत से प्रसिद्ध तथ्य हैं, बहुत प्रसिद्ध तथ्य हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ना, सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया। उसके जो है सर्वोच्च सेनापति और प्रधानमंत्री कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस ने। आइए क्वेश्चन नंबर है 18। 1947 को भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों या युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। ये 4 विकल्प है, रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें अचिनलेक ना। देखिए जब भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ तो एक कमेटी बनाई गई थी, काउंसिल बनाई गई थी, पार्टीशन काउंसिल, पार्टीशन काउंसिल। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे लुई माउंटबेटन, माउंटबेटन बनाए गए थे। फिर संयुक्त रक्षा समिति बनाई गई, ज्वाइंट डिफेंस काउंसिल बनाई गई, ज्वाइंट डिफेंस काउंसिल बनाई गई। और इस काउंसिल का काम क्या था, रक्षा कर्मचारी, सामग्री, इन सब का बंटवारा करना। और इसके जो सर्वोच्च कमांडर थे वो ऑप्शन आपके डी में है, अचिनलेक, इसलिए ऑप्शन डी इसमें क्या है, अचिनलेक इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से किन्हें भारत में प्राक इतिहास आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, कामियाडे, रॉबर्ट्स ब्रूसफूट, एच.डी. संकालिया, डी. टेरा। और ये सरल क्वेश्चनों में आएगा आपके, क्योंकि आप जो है पाषाण काल पढ़ते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है, रॉबर्ट्स ब्रूसफूट ने 1863 ईस्वी में ये गए थे कहां, चेन्नई। वहां पर एक स्थान है पल्लवरम, पल्लवरम में इन्हें पूरा पाषाण सामग्री मिली थी, उसका नाम है हस्तपुथार या हैंड एक्स। इसी के प्राप्त के बाद से भारत में जो है प्रागैतिहास का अध्ययन, प्री हिस्ट्री का अध्ययन प्रारंभ हो गया। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफूट को भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहते हैं, प्रागैतिहास का जनक या पिता, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, इसलिए किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफूट को। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। ए है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, बी है सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल के, सी है बागोर के मध्य पूर्व पाषाण काल के, डी है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल के। इसमें देखिए विंध्य घाटी में 2 दिया है, निम्न पूर्व और
उच्च पूर्व, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। मिर्जापुर में बेलन नदी है, मिर्जापुर के बेलन नदी में से जुड़ा है एक लोहदा नाला है। क्या है? लोहदा नाला। इसी लोहदा नाले में जो है हड्डी की क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और यह जो है विंध्य क्षेत्र में है, विंध्य घाटी में है, मिर्जापुर विंध्य क्षेत्र में है, इसलिए ऑप्शन डी का विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, धौलावीरा का निम्नवत प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? ए है नवपाषाण संस्कृति, बी है पाक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, सी है विकसित हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, डी है उत्तरवर्ती हड़प्पा। धौलावीरा में देखिए ऐसे लेयर है, मान लीजिए पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये होगी क्या? निम्न की, सबसे नीचे की, ये क्या होगी? मध्य की होगी, और सबसे ऊपर की होगी तो उच्च। यही तो कह रहा ना। तो जब सभ्यता का जमाव होता है तो सबसे पहले प्राक उसका आएगा, फिर उसका मध्य वाला आएगा, फिर उसका ऊपर वाला आएगा। तो सबसे निम्न में कौन आएगा? प्राक आएगा। यहां क्या आएगी? विकसित आएगी। यहां क्या आएगी? उत्तरवर्ती आएगी। इसमें कह रहा है निम्नवत प्रथम चरण, तो फर्स्ट चरण तो यही होगा, इसलिए इसमें देखिए ऑप्शन बी प्राक हड़प्पा ग्रामीण यही आपका सही उत्तर है। आगे आइए, प्रश्न नंबर 22 है, किस पुरा स्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो 7 जो है कालीबंगा से मिले हैं, जो राजस्थान में है, सब पता है, और लोथल से भी मिले हैं, लेकिन 7 नहीं मिले हैं, लोथल से भी अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर है 23, निम्न हड़प्पा स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा, ये हैं 4। इनको बताना है किनमें जो है किसके प्रमाण मिले? चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल से, यहां से मिले हैं चावल के खेती के प्रमाण। समझ गए? और देखिए रंगपुर से मिला है धान की भूसी, धान की भूसी का प्रमाण। और हुलास, हुलास एक हड़प्पा सभ्यता का स्थान है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। यहां से धान की खेती का प्रमाण मिला है, धान की खेती का प्रमाण मिला है। तो इन 4 में देखिए यहां पर 2 स्थान दिए गए, कालीबंगा और लोथल, और ऑप्शन ए में देखिए फर्स्ट और सेकंड है, यही आपका सही है। सुतकोटड़ा को याद रखिएगा, यहां पर जो है घोड़े की अस्थियां मिली हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ए महदहा से, बी चौपानी मांडो दमदमा से, और सराय नाहर से। इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए महदहा से। ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। एक कैसा स्थल है? मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का स्थल है। और यहां से जो है हड्डी और सींग के, किसके? हड्डी से वह सींग, पशुओं के सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। और ये उपकरण जो है महदहा के बूचड़खाना क्षेत्र से मिले हैं। किस क्षेत्र से मिले हैं? बूचड़खाना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। क्लियर हुआ? आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी? तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा रोपर, संघोल, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी। हड़प्पा संस्कृति को अगर समझेंगे
तो इसमें जो है पूरब में था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, पश्चिम था सुतकोगेंडोर, ये कहां पर है, बलूचिस्तान में है, और दक्षिण में है दैमाबाद, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी है उसी के तट पर है। इसके बाद यहां पर मांडा है, मांडा कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और आलमगीरपुर आपका कहां है, यही है आपका सही उत्तर। क्या है, पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर। यह है आपके मेरठ में, यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन, हिंडन नदी। इसी नदी के किनारे पर हड़प्पा का सबसे पूर्व का स्थल आलमगीर अवस्थित है। समझ गए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी तृतीय। एक प्रश्न और है, किसकी रचना किसने की थी गायत्री मंत्र की, तो विश्वामित्र ने की थी। और क्यों की थी, इनका उद्देश्य था अनार्यों को आर्य बनाने के लिए, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया था। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, इससे गायत्री मंत्र की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, 27 है, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है। ए है तैत्तिरीय आरण्यक, बी है महाभारत से, सी है पतंजलि के महाभाष्य से, और डी है बौद्धायन धर्म सूत्र से। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तैत्तिरीय आरण्यक। एक किसका आरण्यक है, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का आरण्यक है, जहां नारायण के साथ विष्णु का तादात्म्य बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं था। देखो फिर नहीं आया ना, इसको तुरंत अंडरलाइन करिए, गोला करिए, कुछ भी करिए, नहीं एकदम आपके ध्यान में हो। सावित्री, विष्णु, उरुक्रम, विश्वकर्मा और सविता। देखिए सावित्री, सावित्रु, उरुक्रम और सविता ये सूर्य हैं, ये विश्वकर्मा नहीं है। विश्वकर्मा जो शिल्पी नहीं होते हैं, शिल्पियों के देवता थे, शिल्पियों के देवता थे। समझ गए क्वेश्चन नंबर 28 को। उसके बाद चलते हैं 29 में, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, हीनयान, महायान, वज्रयान, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है, महायान संप्रदाय से संबंधित था। कनिष्क के समय में ही चौथी क्या हुई थी, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में पूर्ण रूप से, पूर्णतः विभाजित हुआ था। एक प्रश्न पूछता है कि किस बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान पूर्णतः विभाजित हो गए थे, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो किसके समय हुआ था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय हुआ था। समझ गए। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी, भद्रबाहु, गर्दभिल्ल, स्थूलभद्र, देवर्धि गण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, स्थूल भद्र ने। ये 310 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में। इस समय शासक किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। और यह जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी,
जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष स्थूलभद्र बने थे, और भद्रबाहु इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। भद्रबाहु इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, वो दक्षिण चले गए थे। और इसी में जो है जैन संप्रदाय जो है, जैन धर्म जो है, दो संप्रदाय कौन कौन से है? श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजित हुआ था। पहली ही बौद्ध जैन समिति या जैन संगीति जो हुई थी, उसी में जो है इन दो श्वेतांबर दिगंबर में विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर और ऋषिपत्तनम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, ऋषिपत्तनम। इसी को सारनाथ कहते हैं। ये बनारस में आपका वाराणसी जो है वहीं पर है सारनाथ। वहीं पर जो है मृग बहुत रहते थे, तो उस क्षेत्र को मृगदाव भी कहा जाता है। मृगदाव, अगर इनमें सारनाथ, मृगदाव, ऋषिपत्तनम में से कोई भी स्थान हो तो आपको उत्तर में उसको टिक कर देना है। जब इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान इतना जो है व्यापक है, इतना गूढ़ है, किसको दिया जाए? तो उनके समय जो है अलार कालम और उन लोगों की मृत्यु हो गई थी, और बीच में 5 ब्राह्मण उनके साथ, बुद्ध के साथ में जो तपस्या कर रहे थे, छोड़ करके सारनाथ चले आए थे। तो उन्होंने कहा हमारे साथ तपस्या किए हैं, उनका ज्ञान कुछ बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में आकर के। और इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन, और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है 32, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, उपनिषद में से कोई नहीं, तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। भगवती सूत्र का नाम आप वहां पढ़े होंगे जब खोडस महाजनपद पढ़े, 16 महाजनपद पढ़ रहे थे। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है जो जैन ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है, अंगुत्तर निकाय ना। ये भी आपको याद रहे, अगर आप भगवती सूत्र है तो किसी समय अंगुत्तर निकाय की परीक्षा में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन है? प्रांतीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिले के अधिकारी या नगर के अधिकारी? इसमें ऑप्शन सी सही है। एक ग्रामीण अधिकारी थे, और मेगास्थनीज नगर के अधिकारियों के लिए एक शब्द देता है कौन? एस्ट्रोनोमोई। एस्ट्रोनो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी है, क्या है? बिंदुसार है। का शासक कौन था, राजा कौन था? एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम था, उसी का दूत था डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। यह आया था किसके? बिंदुसार के। बिंदुसार के समय में मिस्र के शासक थे, मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस। इनका भी एक राजदूत था डायोनीसियस। यह भी मौर्य साम्राज्य में आया था। क्या नाम था? डायोनीसियस। यह भी आया था बिंदुसार के समय में। और एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था कौन? मेगास्थनीज, जो आपको पता है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्लियर? गुप्त संमत 61
मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से। 61 दिया है, अगर उसको बदलना भी चाहें तो गुप्त संवत कब शुरू होता है, 19 से 61 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 8 380। किसका शासन था उस समय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। और इस जो है मथुरा स्तंभ लेख की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि परम भागवत की उपाधि, इसी में पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम भागवत की। इसके अलावा इनकी उपाधियां क्या हैं, सकार्य है, विक्रमांक है, विक्रमादित्य है, ये इनकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम भी हैं, देवराज इनका प्रसिद्ध नाम है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, देवश्री, देवगुप्त, यह भी आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये भी नाम है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था, इलंगोन पिच्ची, पंचवन महादेवियार, बानवन महादेवियार, बानवान महादेवी, इसमें ऑप्शन डी ये है। और इनके जो है पिता की मृत्यु पर जो परांतक थे के बाद जो है इन्होंने सती भी हो गई थी, और राजराज प्रथम का अनिमोल वर्मन नाम था, और बाद में इनका नाम जो है राजराज पड़ा। इनमें से किस शासक के उपाधि गंगई कोंड है, राजराज, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम। प्रसिद्ध प्रश्न है, आप सबको पता होगा इसका उत्तर। तो सही उत्तर क्या है, राजेंद्र प्रथम, 20 में सही है। राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे विक्रम चोल। विक्रम चोल, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, पूर्वी गंगा घाटी अभियान हुआ था, जिसमें पाल वंश के महिपाल को हराया था। पूर्वी गंगा घाटी अभियान, और इस अभियान में विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की गंगई कोंड की उपाधि धारण की। इसके बाद इन्होंने त्रिचनापल्ली में एक नगर बसाया, गंगई कोंड चोलपुरम। कौन सा नगर बसाया, गंगई कोंड चोलपुरम, इसको अपनी राजधानी बनाया। और यहां पर जो है गंगा जल को ला करके सुरक्षित रखने के लिए एक तालाब बनाया, जिसका नाम था चोल गंगम। क्या नाम था, चोल गंगम नामक तालाब या तड़ाक का भी निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, द्वितीय राज तरंगिणी के रचनाकार थे जोनराज, कल्हड़, श्रीवर और जयदेव। देखिए प्रथम जो है राज तरंगिणी, इसकी रचनाकार कौन थे, कल्हड़ हैं ना। प्रथम बार जो तिथिक्रम के आधार पर इतिहास लेखन का सफल प्रयास था, और इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा है। और इनकी जो है जयसिंह के समय, लोहार वंश के शासक के समय तक खत्म हो जाती है। उसके बाद द्वितीय राज तरंगिणी की रचना किया था जोनराज ने। ऑप्शन ए में जो पूछा है यही आपका सही होगा। उसके बाद श्रीवर ने लिखा था जैन राज तरंगिणी। क्या लिखा था, जैन राज तरंगिणी श्रीवर ने लिखा था। इसके अलावा प्रज्ञा भट्ट और शुक पंडित ने भी, किसने, प्रज्ञा भट्ट व शुक पंडित ने भी कश्मीर का इतिहास लिखा है।
कश्मीर का इतिहास इन लोगों ने भी लिखा है। समझ गए? आगे चलें, चलिए। 39 है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको एग्जैक्ट कालक्रम नहीं याद है, फिर भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने बड़ा पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था सिंध पर ना, दाहिर को पराजित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, जो पढ़ते हैं। उसके बाद महमूद गजनवी आए हैं 1000 ईस्वी में से प्रारंभ हुआ है इनका। तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। चंगेज खान के इल्तुतमिश पढ़ते हैं जब मंगवर्णी भाग करके सिंध के पास आकर के जो है चंगेज खान खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन आते नहीं हैं क्योंकि मंगवर्णी को इल्तुतमिश ने सहायता देने से मना कर दिया है। तो घटना लगभग 1221 ईस्वी के आसपास की है। अब आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम 1 हो गया, फिर महमूद गजनवी 2 हो गया, फिर चंगेज खां 4 हो गया, फिर तैमूर 3 हो गया। 1 2 4 3, ऑप्शन बी देखिए, 1 2 4 3 इसमें दिया है, ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। दूसरा, गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। अब पृथ्वीराज चौहान, अब आपको ये नहीं पता है तो आप इसको गेस करेंगे। गेस ऐसे करेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गोरी के साथ आए थे भारत, और मोहम्मद गोरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसका मतलब हुआ कि समकालीन थे। और गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको एकदम क्लियर कट पता है। और एक कथन जो आपको याद भी होगा, हनूज दिल्ली दूरस्थ, जब बंगाल अभियान के लिए गियासुद्दीन जाता है और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक को आशीर्वाद देते हैं, तो वह कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए और तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, उलुग खां के लिए, दोनों के लिए दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। तब जो है गियासुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। बीच में जो है उनके जो है सम्मान समारोह के लिए जो भवन बनाया जाता है, भवन गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो लोग ये मानते हैं कि यह औलिया साहब के साथ देने के कारण जो है मारे गए थे। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं सही हैं, दोनों समकालीन थे। इसलिए ऑप्शन सी में जाइए, तुरंत विलंब नहीं करना है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन ने। कुब्बत उल इस्लाम पहली मस्जिद है, ये कुतुब मीनार के पास में है। कुतुब मीनार के पास है। भारत में तुर्कों द्वारा स्थापित पहली मस्जिद, भारत में तुर्कों द्वारा स्थापित पहली मस्जिद है। समझ गए? कुब्बतुल इस्लाम। उत्तर आपको मिल गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 42 है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ये है, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। दूसरा, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनऊती पर अधिकार कर लिया। तो पहला तो बहुत प्रसिद्ध है ना, 1229 ईस्वी में बंगाल के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्य प्राप्ति या खिलयत प्रदान किया ना, ये तो सही हो गया। इल्तुतमिश ने बंगाल के जो सुल्तान थे गियासुद्दीन को 1226 ईस्वी में हरा करके
लखनऊती पर अधिकार किया था, तो दोनों सही है। और इसमें देखो 3 प्रश्न आए थे, तीनों में सी विकल्प सही था ना। आगे आइए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक, महाराष्ट्र में देवगिरी था, वहां के यादव शासक थे। ये प्रताप रुद्रदेव, बी हरिवर्मन, सी काकुत्स वर्मन, डी रामचंद्र। रामचंद्र थे, बाद में उनका पुत्र सिंघन देव आता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही ऑप्शन है। 1296 ईस्वी में यहां पर आक्रमण किया गया था, जिनको नौसारी की जागीर वगैरह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित तो नहीं है? फिर आया नहीं, देख लीजिए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या घटना है कब हुई थी? 1299 में, सही है। खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया था 1414 में, सही है। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर के रूप में आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 में, फिर 1506 में उसको राजधानी बनाया था। ये 3 तो सही हो गए। चौथा है, कन्नौज का युद्ध दिया क्या है? 1530 ईस्वी। अब कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आपने सुना होगा, जो किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच ना, हुमायूं के बीच। इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं जो है भारत से निष्कासित हो जाता है ना, बाहर चला जाता है, भाग जाता है, भागना पड़ता है। यह युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, 1530 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसलिए सुमेलित नहीं है, तो डी वाला कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध सुमेलित नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का चयन कीजिए। ए है तैमूर का आक्रमण, बी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सी है बाजार नियंत्रण की नीति, और डी है मलिक छज्जू का विद्रोह। देखो आपको डेट नहीं पता है तो फिर उत्तर आप निकाल सकते हैं। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो तुगलक वंश के अंतिम तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। डेट छोड़ दीजिए आप, बड़ी बड़ी घटनाएं दी है ना। मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अब आप समझो, पहले कौन शासक बनेगा? जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उसके बाद उसका अंतिम ना। तो 4 3 2 1, इसमें देखिए विकल्प सी में क्या है? 4 3 2 1, तो यही इसका विकल्प सही है। 1398 में हुआ था ना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह लाहौर में, अजमेर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, तो कौन सा उत्तर सही इसका? डी है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आगरा का किला, बी है दिल्ली का लाल किला, सी कुतुब मीनार, डी ताजमहल। अब पहले आप समझ लेते हैं किसने बनवाया था। आगरा किला किसने बनवाया है? अकबर। दिल्ली का लाल किला शाहजहां। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ताजमहल शाहजहां ना। अब देखिए इसमें, अब शाहजहां 2, तो शाहजहां ने पहले दिल्ली का किला
बनवाया था, वो 18 से लेकर के 48 तक चला है। उसके बाद ताजमहल है, तो सबसे पहले ऐबक 3 हो गए ना, उसके बाद अकबर 1 हो गए, फिर उसके बाद दिल्ली का लाल किला बना 2 हो गया, फिर ताजमहल 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। देखिए ऑप्शन बी है ना, यही करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आपको जल्दी जल्दी उत्तर निकालना है और सही उत्तर निकालना है, समय भी कम लगे, उत्तर भी सही आए और आप माइनस मार्किंग से बचे रहें। मुख्य तो आपको इसी पे ध्यान देना है। अगर आप माइनस मार्किंग के जाल में फंस गए, शिकार हो गए, तो 1/3 उत्तर जो सही प्रश्न के उत्तर हैं उससे कट जाएगा, 1/3 अंक। किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह, अकबर। तो सही उत्तर क्या है किरोड़ी का? अकबर है। अकबर के समय परगना में जो राजस्व अधिकारी होते थे, परगना में, उनको आमिल कहते थे। क्या कहते थे? आमिल कहते थे। वह आमिल जो अपने क्षेत्र से 1 करोड़, कितना? 1 करोड़ दाम राजस्व एकत्रित करते थे, 1 करोड़ दाम राजस्व एकत्रित करते थे, उनको करोड़ी कहा गया था। 1 करोड़ दाम राजस्व एकत्रित करने के लिए ये नए प्रशासनिक अधिकारियों का समूह बना था, करोड़ी, जो आमिल होते थे। लेकिन वह आमिल जो 1 करोड़ इकट्ठा कर लेते थे, उनके लिए था। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था वल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बार्काचार्य को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसको दिया था? वल्लभाचार्य को। ऑप्शन ए इसमें सही है। और कृष्णदेव राय के दरबार में थे, इन्होंने जो है इनके दरबार में शास्त्रार्थ करके कई विद्वानों को हराया भी था। और कृष्णदेव राय ने इनको उपाधि दी थी जगत गुरु महामदाचार्य की। जगत गुरु महामदाचार्य की उपाधि दी थी वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य ने जो है कौन सा दिया था? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और उन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रारंभ किया था। शुद्धाद्वैतवाद इनका सिद्धांत था और पुष्ट मार्ग को भी इन्होंने दिया था। अकबर के शासनकाल में प्रचलित 1 दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थे? 1 सही 1/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, 2 सही 1/2। उत्तर क्या होगा? देखिए 1 रुपया बराबर होता है 40 दाम के। 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं? 100 पैसा ना। 100 पैसा ये बराबर कितना हो गया? 40 दाम के। इसलिए 1 दाम बराबर हो गया 100 40 ना। ये देखिए कट गया, ये भी काट दीजिए। 2 5 5/2 सही 1/2। इसमें देखिए कितना हुआ? 2 सही 1/2। ऑप्शन डी क्या है? 2 सही 1/2। 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता है। 1 रुपये में 100 पैसा, 40 दाम के बराबर, 1 दाम के बराबर हो गया 2 सही 1/2। समझ गए? आइए, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ए शैव धर्म से, बी वैष्णव धर्म से, सी बौद्ध धर्म से, डी जैन धर्म से। तो श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है और यह श्री संप्रदाय में श्री का मतलब होता है श्री देवी
या महालक्ष्मी। और इसके जो प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य हैं, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य वैष्णव शक्त नुजाचार्य। और इनका जो सिद्धांत है रामानुजाचार्य का सिद्धांत आपको पता हो, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 52 है, नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? ए है निर्गुण भक्ति शाखा से, वैष्णव भक्ति शाखा से, शैव भक्ति शाखा से, सूफी भक्ति शाखा से। तो ये जुड़े किससे थे? ऑप्शन बी है वैष्णव भक्ति शाखा से। ये गुजरात के वैष्णव संत थे। और गांधी जी को आपने सुना होगा वैष्णव जन वाला भजन ना, वैष्णव जन कीनो। तो ये नरसिंह मेहता भी इस भजन को गाते थे, उसको गांधी जी ने एडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से तात्पर्य है? मीर ए तुजुक था धर्मानुष्ठान का अधिकारी था। धर्मानुष्ठान का अधिकारी था। और जो दरबार की गतिविधियों की व्यवस्था करता था, दरबार की गतिविधियों को संचालित करता था, को आगे बढ़ाता था। और इस चारों विकल्प में चाहे मुख्य सचिव हो, मुख्य वित्त अधिकारी हो, मुख्य न्यायाधीश हो, पुलिस अधिकारी हो, इनमें कोई उत्तर सही नहीं है। समझ गए? आगे बढ़े। निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है खुर्रम का विद्रोह, बी है चौसा का युद्ध, सी है धर्मट का युद्ध, और चौथा है खुसरो का विद्रोह। खुर्रम का विद्रोह जहांगीर के समय 1623 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था ना, जिसमें हुमायूं पराजित होकर भगा था। एक भिस्ती ने उसको गंगा नदी में बचाया था। धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। ये औरंगजेब दारा शिकोह शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध था। ये उज्जैन के पास में धर्मट है। और यहां पर एक और जो है औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाएं थीं। दूसरी ओर दारा शिकोह के सिपाही थे जसवंत सिंह और कासिम खां। जसवंत सिंह और कासिम खां दारा शिकोह की ओर से पराजित हुए थे। धर्मट के युद्ध है। खुसरो का विद्रोह 1616 ईस्वी में हुआ था। ये जहांगीर के समय होने वाला पहला विद्रोह था और इसका सबसे प्रिय पुत्र खुसरो ने किया था। ये बाद में अर्जुन देव से मिल गया था, सिख थे। बाद में भैरोवाल का युद्ध हुआ 16 में ही, इसमें खुसरो खां पराजित हुआ था। समझ गए? अब आपको मिल गया 1623, 1500 देखिए ना। तो दो सबसे पहले है 1539, फिर चौथा आएगा 1606, फिर 1623, फिर आ गया धर्मट का युद्ध 1600 2413। 2413 देखिए आपका ऑप्शन डी में है ना, 2413, यही ऑप्शन इसका सही होगा। 55 अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? 16 से 2/3%, 20%, 3 से 1/3% और 10 से 1/3%। तो उपज का आईने दहसाला व्यवस्था अकबर ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? आईने दहसाला, जिसको प्रारंभ किया था टोडरमल ने, मंसूर खां उसका
सहायक था। इसमें करते क्या थे, औसत उपज का, औसत 10 साल की औसत उपज का 1/3, 1/3 किसके रूप में लिया जाता था, राजस्व के रूप में लिया जाता था। यह देखिए विकल्प सी में है 1/3, 33 से 1/3। लेकिन मुल्तान से, कहां से, मुल्तान से जो लिया जाता था 1/4 लिया जाता था, मतलब 25%। और कश्मीर से जो लिया जाता था वो 1/2, मतलब 50% उपज का राजस्व के रूप में लिया जाता था अकबर के समय की यह बात है। क्वेश्चन नंबर 56 है पैबकी। इसको पैबाकी भी कहते हैं। शब्द से तात्पर्य है मंदिर, कर, गांवों का समूह और भूमि। तो देखिए मुगल काल में जो भूमि थी एक खालसा थी और दूसरी थी जागीर। खालसा जो है बादशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी, प्रत्यक्ष नियंत्रण में। और जागीर जो भूमि थी जागीरदारों को दी जाती थी, जो जागीरदारों के लिए थी। और उसी जागीर भूमि में से एक थी, क्या थी, जागीर पैबाकी, महाले पैबाकी कहते थे, पैबाकी या महाले पैबाकी थी। यह ऐसी भूमि थी जो रिजर्व में रखी रहती थी, जो रिजर्व रखी रहती थी, किसी को दी नहीं जाती थी। मतलब रिजर्व में रहे वह अप्रदत्त ये भूमि रहती थी, सुरक्षित रखी जाती थी और दी नहीं गई रहती थी। इसलिए कि कोई जागीरदार जब बनेगा तो यहीं से पैबाकी से, महाले पैबाकी से उसको दी जाएगी। और एक है वतन जागीर जो बार बार पूछता है परीक्षाओं में, तो उसमें है कि जो राजा पराजित हुआ वो जागीरदार बना, उसको जागीर जो है उसके राज्य की भूमि से ही दे दिया जाता था। उनका जो वतन था उसी से उनको जागीर भूमि प्रदान कर दी गई। इसको वतन जागीर कहते थे। अकबर ने राजपूत राजाओं को जब उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उन सबको वतन जागीर थोक के भाव बांटा था। समझ गए। क्वेश्चन 57 है निम्नलिखित किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया। लीलावती, महाभारत, रामायण, अथर्ववेद ना। तो देखिए एक नाम सुना होगा बदायूनी, इतिहासकार थे। नकीब खां और सुल्तान थानेश्वरी और मुल्ला शेरी, इन लोगों ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा रज्मनामा। किसका था अनुवाद फारसी? महाभारत का। इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। इस अनुवाद की जो प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी। प्रस्तावना किसने लिखा? अबुल फजल ने। समझ गए। और लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था, फैजी ने किया। रामायण का बदायूनी ने किया, इसी ग्रुप ने किया था, बदायूनी ने किया। अथर्ववेद का इब्राहिम सरहिंदी ने किया था फारसी में अनुवाद, इब्राहिम सरहिंदी ने। समझ गए। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 58 है भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों के उनके वर्षों में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर। एक कठिन प्रश्न था, इसमें अटेम्प्ट करने पर माइनस होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप एक को पकड़ लेंगे तो उत्तर आ जाएगा।
कालीकट को इन्होंने 1500 में। देखिए अगर इसको हम मान लें तो 3 देखने में है, अगर आप इसको छोड़ेंगे या सोचेंगे नहीं तो आपको लगेगा बहुत कठिन क्वेश्चन है, यहां से दूर भगा जाए, लेकिन आप देखो एक को पकड़ लिया और कालीकट प्रसिद्ध है ना, इसलिए क्वेश्चन आया था। आपके जो है धैर्य का, लड़ने की क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। और उसमें देखिए कन्नौर 1502 में है, धाबोल 1522 में, पुन्नानी 1525 में। अब आइए एक से ही मिल गया था, ऑप्शन डी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न किस स्थान से 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? गोवा, दमन, बंबई और क्यूलोन। सही उत्तर क्या है इसका? बंबई है। 1661 में क्या हुआ था? ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, ब्रगेंजा की कैथरीन से। तो जब शादी हुई तो दहेज में पुर्तगालियों ने इनको बंबई दिया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में नाम मात्र के 10 पौंड वार्षिक पर कंपनी को दे दिया, इसको बंबई को। वहीं पर बाद में जेरार्ड ऑन्गियर ने जो है बंबई की नींव डाली और यह जो है पश्चिम में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? ए है ब्लैक होल। अब देखिए ब्लैक होल प्लासी बक्सर के उद्योगों एकदम एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है। तो ब्लैक होल 20 जून 1756 में हुआ था। हुआ क्या था कि कलकत्ता पर जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो उस अधिकार को समाप्त करने के लिए सिराजुद्दौला ने कोशिश की और वहां पर जो है अधिकार किया और रोजर डेकर सहित इन सबको बंदी बना लिया। और बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद उसके आदेश से 146 जो अंग्रेज बंदी थे उनको एक कोठरी में रखा गया, जो कोठरी 18 फीट लंबी थी। समझ रहे हैं? 18 फीट लंबी थी और 14 फीट और 10 इंच चौड़ी थी। इसमें 146 लोगों को डाल दिया गया 20 जून की मध्यरात्रि को, जिसमें से 23 लोग जिंदा बचे थे। शेष जो है 123 की मृत्यु हो गई थी। और इन बचने वालों में से हालवेल था जिसने एक पुस्तक लिखी थी एलाइव ए वंडर, और उसी से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, एक बड़ा प्रोपोगंडा खड़ा किया था सिराजुद्दौला को अपराधी सिद्ध करने के लिए। समझ गए? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बंगाल के अपदस्थ मीर कासिम को, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के नेतृत्व में मुनरो की सेना, हेक्टर मुनरो की सेना ने पराजित किया था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818, जब द्वितीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, उसी दौरान जो है रघुजी भोसले की अंग्रेजों से संधि हुई थी। यह संधि हुई थी 17 दिसंबर को 1818 में, 1803 ईस्वी में हुई थी। इसलिए कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है, एक लिपि की त्रुटि है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं जोड़ लीजिए आप लोग। समझ गए?
इस तरह से हम लोगों ने जो है क्या किया, वर्ष 2013 में टीजीटी में सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास के जो 60 प्रश्न आए थे उनको देख लिया है। तो इन प्रश्नों से आपको अनुमान लग गया होगा कि किस तरह के प्रश्न लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पूछता है। अब हम लोग करेंगे क्या कि प्रतिदिन 20 से 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के चैनल पर आपको प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों को आप देखिए, आपकी जो तैयारी है उसको परीक्षण करिए। साथ में आप लोग अपना रिवीजन जारी रखिएगा, आप रिवीजन करते रहिए। आपको 15, 20, 25 मिनट समय मिलेगा खाना बनाते समय। जो लोग पीजी में रहकर बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां से जो है वो लोग उसको खाना बनाते समय टेबल पर रख दें, किचन के पास रख दें, खाना बनाते समय देख लें तो आपको पता चल जाएगा आपने जो पढ़ा है उसका उत्तर आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। शेष अब हम लोग जो है जो आपके टीजीटी एलटी ग्रेड में जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे प्रतिदिन। नागरिक शास्त्र और इतिहास विषय के 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग आप इस YouTube चैनल पर डाल देंगे, उसको आप लोग देखिएगा। और कहीं कोई समस्या लगे तो हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए 9278389519 पर कॉल करिएगा। आपकी कोई समस्या होगी तो उस समस्या का समुचित उपचार किया जाएगा। साथ में एक निवेदन है, आप सब लोग जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग इसको शेयर कर दें ताकि इस चैनल की ग्रोथ बढ़े और अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा सके। धन्यवाद।